हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए हैं अपने वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से दो प्लेलिस्ट भी क्रिएट किए। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पर स्टॉक मार्केट के टेक्निकल इंडिकेटर्स और इंपॉर्टेंट न्यूज की रिव्यू करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं यूएस की 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पे। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि इसकी वैल्यू 1.67% 1.66% के आसपास थी। उसमें थोड़ी सी ड्रॉप आई है जो कि एक अच्छी न्यूज है स्टॉक मार्केट के लिए, और इसलिए आपने देखा भी हो कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स स्पेशली यूएस स्टॉक मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस वीक। तो यूएस की गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड की वैल्यू में थोड़ी मॉडरेशन आई, थोड़ी गिरावट आई है और वो करेंटली 1.59% के आसपास चल रही है। दोस्तों, निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर नजर डालें तो देख सकते हैं कि निफ्टी इस वीक भी बहुत कमजोर रहा। काफी वीकनेस रही निफ्टी के अंदर। 1.9% ऑलमोस्ट 2% की डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ क्लोज हुई है निफ्टी इस वीक। हमने पिछले वीक भी देखा था कि 1.5% की कमजोरी थी, 1.5% की डाउनटेक के साथ क्लोज हुआ था निफ्टी, और उसको कंटिन्यू करते हुए इस हफ्ते 2% ऑलमोस्ट 2% की कमजोरी के साथ निफ्टी क्लोज हुआ है और अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 7-8% की गिरावट दिख रही है हमें निफ्टी में। वनडे चार्ट पर नजर डाले तो आप देख सकते हैं ये जो मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है, जो ये रेड डॉटेड लाइन से दिखाई हुई है, अभी भी करंटली उसके काफी नीचे है निफ्टी। उसी चीज को आप इस चार्ट पर और थोड़ी और नजदीकी से देख सकते हैं, क्लोजली देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि अभी करंटली अपने 50 और 100 डेज के ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास चल रही है निफ्टी। निफ्टी इज स्टिल कंसोलिडेटिंग आफ्टर रिट्रेसमेंट फ्रॉम की ट्रेंड रेजिस्टेंस, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली। एंड वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू मीडियम टर्म। इतनी ज्यादा आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, भले ही आपको इंडेक्स बेसिस पे उतनी ज्यादा मूवमेंट ओवरऑल अगर एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे तो ओवरऑल मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इंट्राडे मूवमेंट आप देखें कि बहुत ज्यादा होती है, काफी ऊपर नीचे रहती है निफ्टी की मूवमेंट। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में भी उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। वीकली चार्ट पर नजर डाले तो आप देख सकते हैं थोड़ी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आप चार्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे हर कैंडल एक वीक की मूवमेंट को दिखा रही है, तो यहाँ पे भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है, मीडियम टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस है, उसके नीचे है निफ्टी। और एक और चीज है जो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है यहाँ पे कि डोजी कैंडल बनी है वीकली पैटर्न पे। जो कैंडल बनी है, आखिरी कैंडल इस वीक की कैंडल बनी है, वो डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल वो होता है जिसमें टेल्स बहुत लंबे होते हैं, बॉडी काफी पतली होती है। जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होती है उस पूरी वीक की ट्रेडिंग मूवमेंट की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बहुत नजदीक होती है। तो उसी तरह एक कैंडल बनी आप देख सकते हैं। आखिरी जो कैंडल है एक डोजी कैंडल है, और डोजी कैंडल यूजुअली एक ट्रेंड रिवर्सल का सूचक होता है, ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेटर होता है। हमें इसकी कंफर्मेशन देखते हो कि अगले वीक की मूवमेंट कैसी रहती है, वो कंफर्मेशन होगी इस डोजी कैंडल की। लेकिन यहाँ पे जो डोजी कैंडल बनी है वो एक बेरिश डोजी कैंडल है, और अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल आती है जिसमें ये दिखता है कि हमें और थोड़ी गिरावट दिख सकती है मार्केट में, तो वो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होगा जिसका हमें इंतजार रहेगा। इस वीक हमें उस पर ध्यान रखना होगा कि इस वीक की मूवमेंट कैसी रहती है। अगर इस डोजी मूवमेंट की कंफर्मेशन होती है और थोड़ी और प्रेशर बनती है, डाउनवर्ड प्रेशर निफ्टी के ऊपर, तो थोड़ी अच्छी खासी मॉडरेट लेवल की गिरावट आ सकती है। इसका आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उस कॉन्फर्मेशन का हम अभी भी वेट कर रहे हैं, अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि निफ्टी में किस डायरेक्शन की मूवमेंट होगी। थोड़ी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे आप मंथली कैंडल देख सकते हैं, मंथली चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे हर कैंडल एक मंथ की मूवमेंट को दिखा रही है, तो वहां पे तो अभी भी काफी बुलिश है निफ्टी। लेकिन पिछले महीने हमने देखा था कि काफी वॉलेटाइल कैंडल बनी थी पिछले मंथ की, यानी कि मार्च की हम बात कर रहे हैं। और इस महीने की जो अभी तक कैंडल बन रही है अप्रैल मंथ की, वो भी काफी वॉलेटाइल रही है। हालांकि उसकी बॉडी मार्च कैंडल से थोड़ी बड़ी है, टेल्स थोड़ी छोटी है, लेकिन अभी भी उस कैंडल की मूवमेंट को पार नहीं कर पाया, जो कि थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट आपको यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो इनडिसाइसिव मंथली कैंडल अभी तक है। सो फार इट हैज बीन एन इनडिसाइसिव मंथली कैंडल एंड वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। काफी सारे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं। आरएसआई की बात करें तो वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिख रही है दोस्तों, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। आरएसआई की करंट वैल्यू आ रही है 42.8, जो हमने पिछली वीक से अगर कंपेयर किया होता 47.8 की वैल्यू थी। तो पिछली वीक से भी थोड़ी और वीक हुई है आरएसआई। इट इज करेंटली इन द न्यूट्रल जोन, जो 30 से 70 का रेंज होता है उसके बीच में ही है, करेंटली न्यूट्रल जोन में है। बट इट इज वीकेंड फर्दर फ्रॉम लास्ट वीक, जो हमने बात की कि 47.8 की वैल्यू से गिर के 42.8 43 की वैल्यू पे आ गई है।
इट इज करेंटली नियरिंग द लोअर बाउंड ऑफ रेंज। जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कई महीनों की आप आरएसआई की वैल्यू देख रहे हैं, यूजुअली जो लोअर एंड होती है वो 30-35 के आसपास जाते जाते ये बॉटम आउट कट जाती है और वहां से एक रिबाउंड दिखता है, तो उसके नजदीक आना शुरू हो गई है। अभी भी 30-35 के रेंज के आसपास नहीं है, थोड़ी और अगर गिरावट होती है तो वहां पे हमें वो वैल्यूज भी दिख सकती है और वहां से एक टेक्निकल बाउंस बैक के आसार हमें दिख सकते हैं। एक जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो हमें ध्यान में रखना है कि देर इज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑन आरएसआई। नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है? जब आरएसआई में लोअर हाइज लोअर लोज बनते जाते हैं, और वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, आरएसआई की वैल्यू कंटिन्यूअसली लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती जा रही है, विच इज अ नेगेटिव साइन, विच इज अ साइन ऑफ नेगेटिविटी, विच इज अ साइन ऑफ बेरिशनेस इन द शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी बेरिश जरूर दिख रही है आरएसआई की वैल्यू, नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रही है आरएसआई की वैल्यू पे। तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज्यादा आरएसआई की वैल्यू में गिरावट आती है, अगर ये 30 के रेंज में, 30, 32, 35 के रेंज में चला जाता है, तो वहां से एक टेक्निकल बाउंस बैक यूजुअली दिखती है हमें आरएसआई की वैल्यू में। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज्यादा गिरावट आती है तो दोज कैन एक्चुअली प्रोवाइड अस गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। एमएससीडी की बात करें तो वहां पे एक रीजनेबली स्ट्रॉन्ग बेरिश क्रॉसओवर दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो रेड लाइन से नीचे चली गई है ब्लैक लाइन, तो एक बेरिश क्रॉसओवर बना है और रीजनेबली स्ट्रॉन्ग भी है। आप जो देख रहे हैं कि ये गैप जो है वो स्टार्टिंग टू वाइडन हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे और चौड़ा होता जा रहा है ये गैप, गैप की अमाउंट बढ़ती जा रही है, तो दिस इज ऑल्सो बेरिश साइन। तो आरएसआई और एमएससीडी ये दोनों मिलकर ये बता रहे हैं कि निफ्टी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा बेरिश जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बैलेंस व्यू बना के रखनी है कि अगर निफ्टी बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड हो जाता है, आरएसआई की वैल्यू 30-35 के रेंज में चली जाती है, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर बाइंग एट दोज लेवल्स, बिकॉज यूजुअली वहां से एक टेक्निकल बाउंस बैक आती है निफ्टी में। एंड द ग्लोबल मार्केट्स आर डूइंग वेरी वेल। मोस्टली जो ग्लोबल मार्केट्स है, इंडिया को छोड़ के, इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, लोकल प्रॉब्लम्स है, उनको छोड़ दें अगर, तो ग्लोबल मार्केट्स में कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है अभी, डाउनवर्ड प्रेशर, ठीक ठाक से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इंडिया उन सभी को अंडर परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ लोकल एंड डोमेस्टिक इश्यूज रिलेटेड टू कोविड। तो उसका हमें ध्यान रखना है कि एक बैलेंस्ड व्यू बना के रखनी है, हमें कैश भी थोड़ा सा रखना है, इन्वेस्टेड भी रहना है। इन सभी चीजों को अगर आप बैलेंस व्यू बना के रखते हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्टिल navigate through the volatility that we are seeing, huge volatility that we are seeing currently at the moment in the stock market. इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ज्यादा कोई न्यूज नहीं है, लेकिन एक ही न्यूज है कि जो ऑटो सेल्स है उनमें काफी ज्यादा हर्ट हुई है, उनमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ी है बिकॉज ऑफ द सेकंड कोविड वेव। रिपोर्ट सजेस्ट दैट सेल्स आर ऑलरेडी डाउन 30 to 35% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस सो फार इन अप्रैल। तो अगर पिछले साल की अप्रैल से कंपेयर करें, विच वाज इटसेल्फ इम्पैक्टेड, उसके बेंचमार्क से भी, उसके बेसिस पे भी अगर कंपेयर करें तो भी इस साल 30-35% ड्रॉप है, विच इज अ सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, क्योंकि पिछले साल की अप्रैल की सेल्स भी बहुत ज्यादा कोई नहीं थी। आपको याद होगा अप्रैल में तो लॉकडाउन चल रही थी, तो उसके बेसिस पे भी अगर 30-35% की ड्रॉप होगी तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप, वेरी सिग्निफिकेंट ड्रॉप। और लोग कह रहे हैं कि अभी जो फेस्टिवल, छोटे मोटे फेस्टिवल्स थे, उनके चलते भी बहुत ज्यादा कोई रिकवरी नहीं दिखी है, एंड द रिकवरी कुड बी पुश्ड टू अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर में जब दिवाली का टाइम आएगा तब प्रॉबेबली इनकी सेल्स में फिर से एक बूस्ट आ सकती है, एक रिकवरी आ सकती है। लेकिन अभी से लेकर दिवाली तक थोड़ी स्लो रहेगी, थोड़ी स्लगिशनेस रहेगी इनकी सेल्स में, और खासकर कोविड के सेकेंड वेव के कारण और भी ज्यादा इनकी रिकवरी इंपैक्ट हो रही है। फिर कुछ Q4 रिजल्ट्स की बात करते हैं तो नेस्ले इंडिया, जो नेस्ले की इंडियन सब्सिडरी, जिसमें इन्वेस्टमेंट की अक्सर बात भी करते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी, तो उसके जो नेट प्रॉफिट्स हैं 15% इंक्रीज दिखाई है उन्होंने ऑन ऑन ईयर बेसिस कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी इंक्रीज है। एफएमसीजी कंपनीज में इतनी ज्यादा इंक्रीज यूजुअली नहीं दिखती है, लेकिन नेस्ले इंडिया एक टिपिकल एफएमसीजी कंपनी है। वैसे तो एफएमसीजी कंपनी है, बट इसके जो प्रोडक्ट्स है बहुत ज्यादा मोनोपोलाइज्ड भी है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में मोनोपोली है। तो इन सभी चीजों के कारण, इन सभी फैक्टर्स के कारण नेस्ले इंडिया का स्टॉक मुझे एफएमसीजी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट लगता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की भी बात करें तो उसमें भी 8 to 9% की जंप है, तो दीज आर ऑल गुड नंबर्स ऑन ऑन ईयर बेसिस, दीज आर ऑल सॉलिड नंबर्स कंपेयर टू अदर एफएमसीजी प्लेयर्स। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो बाकी सारे जो आईटी कंपनी ने उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन एचसीएल टेक्नोलॉजीज की जो परफॉर्मेंस रही है वो उतनी ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रही है। इनकी नेट प्रॉफिट में 6.1% की ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन आई है, कम हुई है इनकी नेट प्रॉफिट ऑन ऑन ईयर बेसिस। और रेवेन्यूज भी 5.7% ऑलमोस्ट, यानी कि दोनों नेट प्रॉफिट भी और रेवेन्यू दोनों ही 6% के आसपास डाउन है कंपेयर टू द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। यूजुअली हम देख रहे हैं कि जब इन्फोसिस के रिजल्ट्स हमने देखे थे, टीसीएस के रिजल्ट्स देखे थे, तो उन्होंने अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई थी इन बोथ नेट प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू, बट एचसीएल टेक्नोलॉजीज में हम वो बात नहीं दिख रही है। उनकी नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में थोड़ी ड्रॉप आई है, विच इज स्लाइटली अनएक्सपेक्टेड। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल जो ये क्वार्टर था, जनवरी टू मार्च का, उसमें आईटी कंपनीज की सेल्स और रेवेन्यू बहुत अच्छी हुई थी, प्रॉफिट्स अच्छी दिखी थी, तो बेंचमार्क थोड़ा बड़ा था, जिसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ड्रॉप आई है, विच इज नॉट अ हेल्दी साइन आई वुड से।
बट स्टिल यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द बेंचमार्क वाज प्रीटी लार्ज, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी ड्रॉप आई है एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। तो हमें आगे देखना पड़ेगा कि आगे क्वार्टर्स में इनकी कमेंट्री कैसी रहती है, इनके नंबर्स कैसे इवॉल्व करते हैं। बट दिस इज अ गुड कंपनी, फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, इसके नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो this is one company that you can keep on your investing radar, but currently for this quarter the numbers are not that exciting. फिर HDFC बैंक के रिजल्ट्स एक्चुअली लास्ट वीकेंड आए थे, तो उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। द स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट, इनकी जो नेट प्रॉफिट होती है जस्ट फॉर द बैंकिंग बिजनेस, जस्ट स्टैंड अलोन बिजनेस, उसमें कोई जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं है। तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में 18.2% की इंक्रीज आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विच इज स्टुपेंडस, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनकी राइज की है इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी। इसलिए हम अक्सर बात करते हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन आ सकती है। तो आप देख रहे हैं कि जो बड़े प्राइवेट बैंक है, जो बड़े सॉलिड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्राइवेट बैंक है, उनकी मार्केट शेयर बढ़ रही है, उनकी नेट प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही है और एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये सस्पेशन थी कि इनकी नेट प्रॉफिट्स में थोड़ी असर पड़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो रेस्ट्रिक्शन थी एनपीएस को डिक्लेयर नहीं करने का, वो उठा लिया था, अपडेट कर लिया था। तो इसलिए सस्पेशन थी, एक अंदेशा था कि सारे बैंक्स के, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तो एनपीएस काफी ज्यादा शूट अप कर सकती है। तो उनके रिजल्ट्स तो हम जैसे आते हैं तो हम देखेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स की अगर बात करें तो हमने पहले भी कई बार डिस्कशन की है कि इन्होंने बहुत अच्छी प्रोविजनिंग ऑलरेडी की हुई है, तो इनकी फर्दर नेट प्रॉफिट्स में असर नहीं पड़ना चाहिए, उतना इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो यही हमें यहाँ पे दिख रहा है, इनकी नेट प्रॉफिट्स अभी भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही हैं। डोमेस्टिक रिटेल लोन्स की अगर बात करें तो उसमें 7% की जंप आई है, विच इज मॉडेस्ट, नॉट दैट ग्रेट। बट होलसेल लोन्स में 21.7, ऑलमोस्ट 22% की जंप आई। तो ये एक शिफ्ट इन फोकस हमें दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक इज टेकिंग अपॉर्चुनिटीज, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द होलसेल लोन सेगमेंट। अक्सर हम बात करते हैं कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह ये बहुत रिटेल फोकस्ड लोन्स देते थे, लेकिन अब इनकी फोकस थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है। इनकी मोर देन 50% लोन्स अब होलसेल लोन्स हो गई है और उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी खासी जंप आई है। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स या जो अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वो भी अगर थोड़ा सस्पिशियस है, थोड़ा सर्कमस्पेक्ट है अबाउट गिविंग आउट कॉर्पोरेट लोन्स, गिविंग आउट होलसेल लोन्स, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज, वो जो मार्केट में वॉइड बन रही है, उसकी अपॉर्चुनिटीज के फायदे एचडीएफसी बैंक उठाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक चीज है जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि दिस कैन एक्चुअली बैकफायर एज वेल। लेकिन उम्मीद ये है कि एचडीएफसी बैंक एज पिकी एंड एज चूजी एज इट हैज बीन फॉर रिटेल लोन्स, उतनी ही पिकी और चूजी ये कॉर्पोरेट लोन्स में भी रहेगी और इनके नेट एनपीएस नहीं बढ़ेंगे डिस्पाइट द स्लो नेचर ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, डिस्पाइट द स्लो नेचर ऑफ द कॉर्पोरेट एनवायरमेंट। तो ये एक चीज है जो हमें ध्यान रखनी है एज इन्वेस्टर्स इन एचडीएफसी बैंक। हमें ध्यान रखना है कि इनके होलसेल लोन्स थोड़ी स्पीड में बढ़ रहे हैं कंपेयर टू द रिटेल लोन्स। फिर टोटल डिपॉजिट्स भी 16.3% बढ़ी है, विच इज ग्रेट, क्योंकि बेसिकली ये जो सारी जो फायरिंग कर रहे हैं, सारी जो एक्सरसाइज कर रही है, तो डिपॉजिट्स के बेसिस पे कर रहे हैं। तो जब तक डिपॉजिट्स नहीं बढ़ेंगे तो तब तक ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो डिपॉजिट्स में भी अच्छी हेल्दी ग्रोथ है, 16.3% की वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है डिपॉजिट्स में। ग्रॉस एनपीएस की बात करें तो 1.3%, 1.32% की है कंपेयर टू 1.38% इन अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर। अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर से थोड़ी घट ही गई है ग्रॉस एनपीएस इंस्टेड ऑफ एन इंक्रीज। फिर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो वहां पे 1.26% की नंबर थी, ऑलमोस्ट 1.3%, और अभी भी उसको कंटिन्यू ही किया हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है ग्रॉस एनपीएस, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नहीं बढ़ी है। तो दीज आर ऑल वेरी सॉलिड नंबर्स। अगर आप क्लोजली देखें तो काफी अच्छी हेल्दी ग्रोथ दिखाई है एचडीएफसी बैंक ने। बस एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है, नॉट नेसेसरीली बैड थिंग, लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ट्रैक करते रहनी है, वो ये है कि इनकी फोकस थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है from a more retail oriented banking business. They're shifting towards a more balanced approach, and they're taking opportunities of the void in wholesale banking, and they're increasing their wholesale loan business. फिर निफ्टी कुछ और इंडिकेटर्स की बात करते हैं। निफ्टी का करंट पी 32.8 है, विच इज स्लाइटली लोअर देन व्हाट वी सॉ लास्ट वीक। लास्ट वीक हमने देखा था कि ये वैल्यू 33 के आसपास थी, वहां से थोड़ी और गिरावट आई, और उसका कारण ये है कि निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रही है। 1.6% की गिरावट आई है निफ्टी की प्राइस लेवल में, जैसा हमने पहले देखा इस वीडियो में। और साथ ही साथ इनकी इंप्रूवमेंट हो रही है अर्निंग्स में भी। अर्निंग्स जैसे हमने देखा कि टीसीएस और आईटी कंपनीज ने अपनी अर्निंग्स इंप्रूव करनी शुरू कर दी है, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अर्निंग्स में भी आ रही है, जैसा आप इस चार्ट पे देख रहे हैं पहले, यानी कि टॉप हाफ ऑफ दिस चार्ट पे देख रहे हैं। अर्निंग्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है अच्छी खासी, और साथ ही साथ पी वैल्यू में कंसोलिडेशन और प्राइस करेक्शन के कारण और अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट के कारण पी वैल्यू में थोड़ी करेक्शन आई है। करंट वैल्यू 32.8 का चल रहा है, जो आप इस बॉटम चार्ट पे देख सकते हैं।
निफ्टी की करंट पुट कॉल रेशियो पीसीआर वैल्यू की बात करें तो 1.02 है, तो जस्ट मार्जिनली बेरिश है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 0.97 की वैल्यू थी, तो मार्जिनली बुलिश थी। तो ये मार्जिनली बुलिश से मार्जिनली बेरिश के बीच में मूव कर रहा है, मूव अराउंड कर रहा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा डायरेक्शन हमें नहीं दिख रही है। कोई या तो बहुत ज्यादा बुलिश या बहुत ज्यादा बेरिश नहीं दिख रहा है। कई हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कंसोलिडेशन और करेक्शन के कारण निफ्टी की पुट कॉल रेशियो में भी बहुत ज्यादा डायरेक्शनैलिटी हमें नहीं दिख रही है। इट इज मार्जिनली बेरिश एट द मोमेंट। लिक्विडिटी ड्राई अप अभी तो नहीं कर रही है, जैसा हमने देखा वीडियो के स्टार्ट में ही। यूएस की 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड अभी 1.59%, 1.6% के आसपास है। तो जब तक ये वैल्यू 2% को क्रॉस नहीं करती है, 2.5% के आसपास पहुंचने नहीं लगती है, तब तक लिक्विडिटी पे प्रेशर नहीं बनेगा। इक्विटी मार्केट्स में एम्पल लिक्विडिटी तब तक बनी रहेगी। तो लिक्विडिटी प्रेशर अभी भी नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मार्केट्स अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नैस्डैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यूएस मार्केट्स, बाकी के इंटरनेशनल मार्केट्स, कॉस्पी, यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें तो सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स खास करके फिलीपींस और इंडिया में कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इंडिया में खास करके बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, इसके कारण इंडिया की डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर हमें दिख रही है। लेकिन एज फार एज अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल लिक्विडिटी गोज, इट इज स्टिल देयर। लिक्विडिटी हैज नॉट ड्राइड अप, और नियर फ्यूचर में जब तक कि बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा अपवर्ड प्रेशर उनमें नहीं होती है, बहुत ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक लिक्विडिटी रहेगी। और स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा क्रैश की संभावना आपको नहीं रखनी चाहिए। करेक्शन कंसोलिडेशन चल सकती है, जो हमें कई हफ्तों से दिख भी रहा है, उसके फायदे में ये उठा रहे हैं, और उसको आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फ्रेमवर्क में अपने कैसे डाल सकते हो, कैसे अपॉर्चुनिटीज के फायदे उठा सकते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग एट द डिसएडवांटेजियस एंड ऑफ द थिंग्स। आपको कैसे अपॉर्चुनिटीज के फायदे उठाने हैं, कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को अडेप्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, उसकी बात हम अभी तुरंत करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी हमारी इन्वेस्टिंग अप्रोच कैसी हो सकती है? मेरा मानना अभी भी है कि एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। कोई उसमें टेंशन, कोई उसमें चेंज की जरूरत नहीं है। अभी आपको फोमो की फीलिंग नहीं होगी। आप अगर एसआईपी कंटिन्यू करते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई कंसर्न नहीं होगा, कोई फोमो की फीलिंग नहीं होगी। तो आपको उसको कंटिन्यू करना है, यहाँ तक कि आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आगे चल के आपके पास अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन ऐसी है कि आप थोड़ा रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो, तो ये सब चीजें डिपेंड करते हैं कि आपकी पर्सनल सिचुएशन कैसी है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स काफी लंबे हैं, काफी आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन अभी भी लंबी है, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। रिस्क इन द सेंस कि आप थोड़ा टाइमिंग के हिसाब से रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपकी टाइम होराइजन लंबी है। तो अगर थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी रहती भी है मार्केट में, तो यू विल बी एबल टू अब्सॉर्ब दोज वॉलिटिलिटीज बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन। लेकिन आपके ऐसे कोई गोल्स हैं जो अभी 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में भी अगर आने वाले हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा इक्विटी एलोकेशन अपना कम कर सकते हो, और एसआईपी को उसी हिसाब से आप वेरी कर सकते हो, पॉज कर सकते हो या थोड़ा कम कर सकते हो। तो वो चीजें आपको डिपेंड करती है कि आपकी एसेट एलोकेशन कैसी होनी चाहिए। ऐसा आपने डिसाइड किया हुआ है कि एसेट एलोकेशन आप कैसे रखने वाले हो, और उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द। 1-2 हफ्ते में वो वीडियो आ जाएगी कि एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग आप कैसे कर सकते हो, कैसे डिसाइड कर सकते हो, और कैसे वेरी करके अपने गोल्स को अचीव करने में सहूलियत ला सकते हो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रेमवर्क में। तो उन सभी चीजों की हम बातें करते रहेंगे, अक्सर करते रहते हैं और अक्सर करते भी रहेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम करते रहेंगे। लेकिन अभी आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क लंबी है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन काफी लंबी है, तो अपनी एसआईपी को बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। अगर निफ्टी 14,000, 14,300, 14,200 जो इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, वहां पे जब भी निफ्टी जाती है, तो आप थोड़ी बहुत अपनी स्टैगर्ड वे में अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय कर सकते हैं और अपनी एसआईपी को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी कैश पोजीशन अच्छी बनी हुई है, इस तरह से बनी हुई है कि आप कैश पोजीशन को डिप्लॉय कर सकते हो, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस। अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को, जैसे हमने बात की, स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करते रह सकते हैं आप। अगर आपके पास कैश पोजीशन ऐसी है, अगर आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी भी कुछ पैसे बचे हैं, या सैलरी आई है, या बोनस वगैरह आए हैं, तो आप उसको स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करते रह सकते हैं। अगर आपकी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहती है, अगर आप केवल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि साथ साथ आप अगर डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हो अपने डीमैट अकाउंट्स में, तो अगर आपकी अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक रहती है, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई करके अपने वॉच लिस्ट में लगाए रखते हो, उनके सपोर्ट लेवल्स को वॉच करते रहते हो, तो उन सभी के आपको डिस्प्रोपोर्शनेट फायदे मिल सकते हैं। बहुत अच्छे आउटसाइज्ड अपॉर्चुनिटीज आपको दिख सकती हैं। यू हैव टू वॉच आउट फॉर फाइनेंशियल स्टॉक्स। जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन थोड़ी अनसर्टेन बन रही है, खासकर इंडिया में, वैसे वैसे फाइनेंशियल स्टॉक्स में आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रेशर आ रही है, क्योंकि फिर से एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो रही है कि उनके एनपीएस फिर से बढ़ सकते हैं। और अब तो आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने ये रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी है कि उनको एनपीएस डिक्लेयर नहीं करने। तो अब तो उनको एनपीएस डिक्लेयर करने ही है, सारे नंबर्स खोल के दिखाने ही है।
विच इज अ गुड थिंग फॉर स्ट्रॉन्ग बैंक्स। स्ट्रॉन्ग बैंक्स में उन्होंने अच्छी खासी प्रोविजनिंग की हुई है, तो इनके एनपीएस बढ़ेंगे जरूर, लेकिन उतने नहीं बढ़ेंगे जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बढ़ेंगे या फिर पुअरली गवर्न बैंक्स के बढ़ेंगे। तो अच्छे वेल मैनेज्ड वेल गवर्न बैंक्स के नंबर्स आपको अच्छे फिर भी दिख सकते हैं, रिलेटिवली हेल्दी दिख सकते हैं। इसलिए आपको मार्केट लीडर्स के साथ, अच्छे बैंक्स के साथ, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले बैंक्स के साथ स्टिक करना है। फालतू के बैंक्स, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले बैंक्स के साथ नहीं रहना है, उनसे दूर रहना है। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स को आप वॉच कर सकते हैं, खासकर जो एनबीएफसी या फाइनेंशियल बैंक्स हैं उनके आप वॉच कर सकते हैं। ऐसे ही मौके होते हैं जब मार्केट में थोड़ी पेसिमिज्म बनती है बिकॉज ऑफ नो फंडामेंटल रीजन, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होती है लेकिन फिर भी पेसिमिज्म बनती है। तो दोज आर द टाइम्स, दोज आर द अपॉर्चुनिटीज टू एक्यूमुलेट दो स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक्स को अच्छे प्राइस लेवल्स पे, सपोर्ट लेवल्स पे, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सेंटिमेंट्स आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो। एंड दे कैन पे यू रिच डिविडेंड्स, दे कैन गिव यू ग्रेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लॉन्ग टर्म। तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हैं, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको दो चीजें हेल्प कर सकती हैं, जैसा हम हर वीडियो में आपको रिमाइंड कराते हैं कि दो चीजें हमारे चैनल की आपको हेल्प कर सकती हैं। पहली तो है सेकंड वीडियो जो संडे को आती है, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, बेस्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू बाय नाउ। उसमें हम उस वीक के लिए जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अच्छे प्राइस लेवल्स पे, अच्छे सपोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके प्राइस लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना के लाता हूं, और उस वीडियो को देख के आप अपनी वॉच लिस्ट को आप फ्रेश अपडेटेड बना के रख सकते हैं। उनके सारे प्राइस लेवल्स को, उनके सपोर्ट लेवल्स को अपने ध्यान में रख सकते हैं, और उस बेसिस पे, उस सारी डिस्कशन के बेसिस पे, सारी इंटरेक्शन के बेसिस पे, अगर आपको लगता है कि वो सारे स्टॉक्स आपकी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में फिट होते हैं, आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपकी जो ग्रोथ परसेप्शन है, उन सभी चीजों को ध्यान में रख के अगर आपको लगता है कि वो सारे स्टॉक्स आपकी थॉट प्रोसेस में फिट होते हैं, और अगर वो आपकी कैश पोजीशन को देखते हुए, कंसिडर करने के बाद, अगर वो प्राइस लेवल्स आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, तो दोज डिस्कशंस कैन रियली रियली हेल्प यू। और दूसरी चीज जो आपको हेल्प कर सकती है वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कोई एक्सेस के पैसे नहीं लगते, कोई टेंशन नहीं है। आपको बस मैं एक नोटिफिकेशन भेजता रहता हूँ, जो भी अच्छे स्टॉक्स जिसकी हम डिस्कशन संडे को करते हैं, अगर उनमें से कोई भी स्टॉक्स, या फिर अगर वो डिस्कशन में कोई स्टॉक्स अच्छे प्राइस लेवल्स पे नहीं थे लेकिन अचानक से वो अच्छे प्राइस लेवल्स पे आ गए, तो उनको चूंकि मैं अपनी वॉच लिस्ट पे देखता रहता हूँ, वॉच करता रहता हूँ, तो कोई भी अच्छे स्टॉक्स अगर आपको अच्छी प्राइस लेवल्स पे दिखते हैं मुझे, तो मैं उसकी नोटिफिकेशन क्विकली आपको भेज देता हूँ, और आप क्विक एक डिसीजन ले सकते हैं अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद। अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन योर पर्सनल जजमेंट, तो आप उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं, एंड दैट कैन रियली रियली हेल्प यू आउट। तो ये दोनों चीजें अगर आप करते रहते हैं, संडे की सेकंड वीडियो फॉलो करते रहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, तो आपकी इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच काफी इजी हो जाती है। बहुत कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, कोई एंग्जाइटी की फीलिंग नहीं होती, कोई फोमो की फीलिंग नहीं होती। कभी भी जब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती है तो उसके फायदे आपको लेने के हमेशा मौके मिलते रहते हैं। आप अपनी कैश पोजीशन को धीरे धीरे बिल्ड भी करते रह सकते हैं, और साथ ही साथ डिप्लॉय भी करते रह सकते हैं बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज दैट यू सी इन द मार्केट। और अगर कैश पोजीशन आपकी खत्म भी हो जाए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपकी कैश पोजीशन है अच्छी, अगर आपने कुछ अच्छा बफर बना के रखा हुआ है, कम से कम आपकी जॉब अगर सिक्योर्ड है, तो आपको कम से कम ये फायदा रहेगा कि आपको पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। अगर थोड़ी मार्केट में और वॉलेटिलिटी रहती भी है, थोड़ी मार्केट नीचे भी जाती है, तो आपको पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा वेट करके उसके अपॉर्चुनिटीज के फायदे लंबे समय में जरूर पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी डिस्कशन, थोड़ा मैं ब्लैबर भी करता रहा तो उसके लिए मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरी उम्मीद ये बस ये रहती है, मेरी एफर्ट रहती है कि ये सारी डिस्कशन से आपको फायदे पहुंचे, आपकी इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस अच्छी फ्रेश रहे, कोई आपकी एंग्जाइटी ना हो, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, और लंबे थॉट प्रोसेस के हिसाब से, लंबे टाइम होराइजन के थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप इन्वेस्टेड रहें, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपको ये सारी डिस्कशन, ये सारे इनपुट्स आपको फायदे पहुंचाए, बस यही मेरी आशा और एफर्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी डिस्कशन और एक थॉट प्रोसेस जो हमने बिल्ड करने की कोशिश की है उससे आपको फायदे मिलेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस है, कोई हेल्प है जो मैं कर सकता हूँ आपको, तो प्लीज मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी ग्लैड टू इंटरेक्ट विद यू ओवर देयर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।